आज हम जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है क्या है। इट इज़ स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को हम कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोल सकते हैं। जनरली आप जानते होंगे कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मतलब अगर एक बॉन्ड बना हुआ है कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट से आएगा। बट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स को कहा जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम सप्लाई करता है, बट शेयर दोनों के दोनों एटम्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जिसके हमें इस पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है वो क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है मेटल जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे पूरे चैप्टर में, और दूसरी चीज़ होती है लीगेंड। तो लीगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट करता है। लीगेंड जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा आपका मेटल एटम को। ये जो मेटल है ये हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। कभी कभी कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इसको फॉर्म करते हैं, बट मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट इन चीज़ों को फॉर्म करते हैं। लीगेंड जो है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है तो उसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन एक बार में देने वाला। तो इसीलिए लीगेंड या तो अनायन होगा या तो न्यूट्रल स्पीसीज, इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। अब देखो कहाँ कहाँ पर इसकी यूटिलिटी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहली चीज़ है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मतलब कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है। उसमें हम उसका पूरा फॉर्मूला तो नहीं देख रहे हैं, बट हम देख रहे हैं जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में एक सेंट्रल एटम होता है और एक लीगेंड होता है। उनमें से अगर आप हेमोग्लोबिन जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर सेंट्रल एटम होता है आयरन, पता भी होगा आपको। आयरन कंटेंट कम हो जाता है लोगों में तो हेमोग्लोबिन की कमी होती है एंड फिर उनको चक्कर वगैरह आते हैं। दूसरी चीज़ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम। फिर आपके कुछ मेडिसिन हैं जो कि एंटी कैंसरस ड्रग भी हैं, जैसे कि सिस्प्लेटिन और सिस्टैक्सोल। इनके अंदर भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें 5 पॉइंट्स को देखना है। पहला है एल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। सेकंड होगा आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड चीज़ है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देन है आपका आइसोमेरिज्म। एंड फाइनली बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। ये 5 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर देखने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एल्फ्रेड वर्नर थ्योरी। तो एल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा, एल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि हर मेटल के पास दो तरीके की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अभी जो हम लाइन देखेंगे वो आपकी बात करेगी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो उसने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोई भी सॉल्ट जितने आयंस देता है, जितने अनायंस बाहर देता है उसके बराबर होती है। एग्जाम्पल के लिए CrCl3 आपका एक सॉल्ट है। जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा Cr3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। अब इसने कितने अनायंस दिए, 3 अनायंस दिए, तो इसकी क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। प्लस क्यों, क्योंकि नॉर्मली मेटल्स की वैलेंसी हमेशा प्लस में रहती है। सेकेंड चीज़ है COCl2। इसको जब आप पानी में डालोगे तो ये आपको दे देगा CO2 प्लस और 2Cl माइनस। तो यहाँ पे कितने अनायंस मिले आपको, 2 अनायंस मिले। 2 अनायंस मिल गए तो आपकी कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। सिमिलरली आप लास्ट में देख सकते हो सिंपल सॉल्ट जो कि आपका PdCl2 है। अगर ये ब्रेक होता है तो PD प्लस और Cl माइनस में आपका ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे कितने अनायंस मिले, 1। तो यहाँ पे PD की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। देखो बगल में लिखा भी हुआ है, फ्रॉम मेटल द नंबर ऑफ अनायंस दैट इज नेगेटिवली चार्ज आयंस सेपरेटेड आर कॉल्ड एज प्राइमरी वैलेंसी। जितने अनायंस निकलेंगे किसी भी सॉल्ट में से वो मेटल की क्या हो जाएगी, आपकी प्राइमरी वैलेंसी, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब अगली बात अगर आप देखोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो एल्फ्रेड वर्नर ने देखी। एल्फ्रेड वर्नर ने ये 4 कंपाउंड्स लिए, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, फिर COCl3.4NH3 एंड फाइनली एक और है COCl3.4NH3। अब काफ़ी लोगों को लग सकता है कि आखिरी के दोनों कंपाउंड सेम कैसे हैं, तो सेम इसलिए है, और उनका देख सकते हो कलर अलग है बट
अगर आप सेकेंड लास्ट कंपाउंड देखोगे उसका कलर ग्रीन है, उसके नीचे वाला देखोगे तो वायलेट है। अब दोनों का कलर अलग क्यों हुआ जबकि फॉर्मूला सेम है? दोनों आइडेंटिकल क्यों नहीं है? तो ये दोनों आइडेंटिकल तो हैं बट ये दोनों कैसे हैं? आपके आइसोमर्स। इसका मतलब है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनका कलर भी डिफरेंट हो गया। बाकी आपका दो और कंपाउंड लिए, COCl3.6NH3 और COCl3.5NH3। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इन कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई 3AgNO3 से, 3AgNO3 से। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती। Ag क्या करता, यहाँ से क्लोरीन को ले लेता और क्या बना लेता, AgCl। तो बेसिकली अगर यहाँ पर 3Cl हैं, यहाँ पर 3Ag हैं, तो कितने AgCl बनने चाहिए? 3, जो कि आपके बन रहे हैं। नॉर्मल केस है, ऑब्वियसली बात 3 बनने चाहिए थे। Ag क्या करेगा, यहाँ से 3Cl को अपने पास ले लेगा। अगली बात क्या हुई, जब आपने सेकेंड वाला कंपाउंड देखा तो वहाँ पर COCl3.5NH3 था, 3AgNO3 आपने लिया। बट इस केस में भी आपको 3 मिलने चाहिए थे क्योंकि यहाँ पर भी 3Cl है। बट इस केस में आपको सिर्फ कितने AgCl मिले? सिर्फ 2 AgCl मिले, मतलब आपको 2 मोल AgCl मिला। थर्ड केस में अगर आप देखोगे, जब मैंने उतने ही AgNO3 से रिएक्शन कराई तो मुझे सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl मिला। फिर फाइनली फोर्थ केस में मुझे 1 ही मोल मिला, जबकि तीनों केस में यहाँ पर आपके 3Cl थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3Cl, यहाँ पर 3Cl, यहाँ पर 3Cl। तो ऐसा कैसे हुआ उसे हमें देखना है। तो देखो जो COCl3.6NH3 वाला पहले वाला स्ट्रक्चर था वो हमें ऐसा दिख रहा है। ये हमने पढ़ा जब एल्फ्रेड वर्नर ने डिस्कवरी नहीं करी थी कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स की, तब की बात कर रहे हैं। तो उसने देखा ये जो सॉल्ट है आपका इस तरीके का जो लिखा हुआ है, ये ऐसा ना हो कि कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है। ब्रैकेट के अंदर होते हैं COCl3 CONH3 6 और Cl3 ब्रैकेट के बाहर होता है। अगर आप अगला देखोगे COCl3.5NH3 तो यहाँ पर CONH3 और एक Cl ब्रैकेट में अंदर होता है और बाकी Cl आपके ब्रैकेट के बाहर होते हैं। फिर थर्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 NH3 अंदर है ब्रैकेट में और 2 Cl भी ब्रैकेट के अंदर और एक ही Cl क्या है आपका बाहर है। अब इस जो ब्रैकेट की खासियत क्या है कि अगर आप इसको किसी भी एक्वस मीडियम में डाल देते हो तो ये ब्रैकेट कभी भी डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। मतलब जो ब्रैकेट में चीज़ें लगी हुई हैं वो ब्रैकेट में ही रहेंगी हमेशा ही। तो यहाँ पर जैसे कि 6NH3 है तो आप इसको पानी में डालो, कहीं भी डालो, ये अपनी एंटिटी को लूज़ नहीं करेगा। Cl निकल सकता है, आपके 3Cl बाहर निकल सकते हैं और वो जाकर आपके इस Ag से रिएक्शन करके 3AgNO3 बना सकते हैं फर्स्ट वाले केस में। बट ब्रैकेट में जितनी चीज़ें हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकलेंगी। तो देखो फर्स्ट केस में तो 3Cl बाहर थे तो 3Ag से रिएक्शन करके 3AgNO3 बना दी, जो कि हमने देखा था 3 मोल्स बने थे। बट सेकेंड केस में क्या हुआ, आपके NH3 5 अंदर है और एक Cl भी अंदर है। तो टोटल Cl कितने बाहर हुए आपके? सिर्फ आपका 2 ही Cl बाहर है। अगर 2 ही Cl बाहर है तो मैंने अभी आपको बताया कि डिसइंटीग्रेट कौन होगा? सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाला। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें कभी भी अपने आप को सेपरेट नहीं करेंगी, वो अपनी एंटिटी को मेंटेन करेंगी। तो ये 2 ही Cl बाहर जा पाए, 2 ही Cl अगर बाहर जा पाए तो कितना हो गया आपका? 2AgCl ही बन पाया। थर्ड केस में क्या हुआ, आपका 2 Cl ब्रैकेट में अंदर थे, मतलब वो अलग नहीं हो सकते हैं, एक ही Cl बाहर है, ये Cl ही बाहर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक ही मोल AgCl बना पाएगा क्योंकि एक Cl से आपका एक ही AgCl बन सकता है। तो यहाँ से आपको बहुत इनफ तरीके से क्लियर होगा कि फर्स्ट केस में 3 मोल, फिर 2 और 1 मोल्स क्यों बने। अब मेन चीज़ यहाँ पर यह आती है कि फिर ये ब्रैकेट में कितनी चीज़ें होंगी। तो हमारे चैप्टर में हमें 2 ही तरीके के चीज़ों को देखना है, या तो ब्रैकेट में आपकी 6 चीज़ें लगी होंगी एक्सेप्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब आप इजीली देख लो, कोबाल्ट, आयरन, ये सब आपका लिखा होगा। जैसे यहाँ पर आपका कोबाल्ट है सेंट्रल एटम। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो 6 हो सकती हैं या तो 4 हो सकती हैं। जैसे देख सकते हो आप फर्स्ट केस में कोबाल्ट को अगर मैं हटा दूँ तो कितने NH3 लगे हुए हैं? 6। अगर आप सेकंड केस में देखोगे तो कोबाल्ट को हटाने के बाद फिर भी 6, फिर थर्ड केस में भी 6। कोबाल्ट की टेंडेंसी अपने अराउंड 6 लोगों को रखना, कोई कोई 4 रखेगा, किसी चीज़ में कभी 6 आएंगे, कभी 4 आएंगे, बट आएंगे 2 ही केसेस वाले। अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, मतलब आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट ने क्या करा, 3Cl- को बाहर भेजा,
3Cl- अगर बाहर गए ये तो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। अभी हम ऊपर पढ़ कर आए थे हमारा सॉल्ट जितने अनायंस देता है वही आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3, क्योंकि उसने यहाँ से कितने Cl- दिए 3Cl- दिए। इस केस में कोबाल्ट की कितनी वैलेंसी होगी प्राइमरी वाली, तो वो अगर आप देखोगे तो वो हो गई 2, क्योंकि Cl कितने हैं बाहर ब्रैकेट के 2 हैं। थर्ड केस में इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई सिर्फ 1। अब प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आयन के फॉर्म में ब्रेक हो सकती है, अनायन के फॉर्म में, अभी आपने देखा था। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मेटल्स इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैव प्राइमरी वैलेंसी विच आर सेटिस्फाइड बाय आयनाइजेबल आयन। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी वैलेंसी हम कैसे करके देख के निकालते हैं तुम्हारा, इन आयनाइजेबल आयन्स को ही देखकर पता लगा पाते हैं। अगली बात आती है जो ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें आएंगी इनको हम बोलते क्या हैं। तो ये जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं ये होता है आपका सेंट्रल एटम और ये हैं आपके लीगेंड्स। मतलब ब्रैकेट जो आपने बनाया है जो अपने आप को कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं करता है, यही ब्रैकेट क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर ये हो गया आपका सेंट्रल एटम और ये आपका हो गया लीगेंड। याद रखना है NH3 अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कोबाल्ट को दे रहा है, क्योंकि लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल एटम को देता है। अब देख सकते हो स्पेशल केस क्यों है कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके लीगेंड से। अब देखो हमने प्राइमरी वैलेंसी बहुत देख लिया, अब देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाइड होती है नॉन आयनाइजेबल और न्यूट्रल स्पीसीज से। अब आप देख सकते हो जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में थी वो तो अपने आप को आयनाइज कर ही नहीं थी, ब्रेक कर ही नहीं थी। तो जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में होंगी एक्सेप्ट योर सेंटर एटम, क्योंकि हम ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बता रहे हैं वो सेंटर एटम के बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि सेंटर एटम क्या है आपका कोबाल्ट है, तो आपने इसकी प्राइमरी वैलेंसी बता दी, कैसे बताई, कितने Cl- बाहर निकल सकते हो, आपने बोला 3, तो इसलिए इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अगर इसी केस में आपसे कोई पूछे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या करोगे, मेटल एटम को छोड़कर बाकी लीगेंड्स को काउंट कर लोगे। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें बच गई 6 चीज़ें, तो आपकी यहाँ पे 2 डिग्री वैलेंसी क्या हो जाएगी 6 के बराबर हो जाएगी। अगली बात, अगर आप फर्स्ट सेकेंड केस देखोगे तो सेकेंड केस में आपका प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा 2, क्योंकि कितने Cl निकल सकते हैं, सिर्फ 2 ही निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी देखोगे तो वहाँ पर भी सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप क्लोजली देखो तो ब्रैकेट में अगर मेटल को छोड़ दूँ तो कितनी चीज़ें 5 NH3 1 Cl, तो टोटल 6 हो गए। तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में कितने हो गई 6। थर्ड केस में अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट के बाहर सिर्फ एक ही Cl है। अगर एक ही Cl है तो वो तो आपका आयनाइजेबल होगा, प्राइमरी वैलेंसी बनाएगा। अब जितनी चीज़ें ब्रैकेट में रह गई वो क्या बनाती है आपकी 2 डिग्री वैलेंसी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ब्रैकेट में सेंटर एटम को छोड़ के जितनी चीज़ें बची वो कितनी रह गई 6। तो यहाँ पर आपका ये पहले सेकेंड थर्ड केस में तीनों जगह आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही थी 3 आ रही थी, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी 6 आ रही थी, जबकि आपकी प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग आ रही थी। जैसे फर्स्ट केस में 3 आ रही थी, सेकेंड केस में 2 आ रही थी, थर्ड केस में सिर्फ 1 ही आ रही थी। अब देखो अगली बात है कोऑर्डिनेशन नंबर। जितनी चीज़ें आपके ब्रैकेट में होंगी जो सेंट्रल एटम के अराउंड होंगी, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड होंगी, उसको हम बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ब्रैकेट में सिर्फ 6 चीज़ें हो सकती हैं या 4 चीज़ें हो सकती हैं हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक और बात यहाँ पर रखने वाली ये है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हम सिर्फ किसके बारे में काउंट करेंगे, इस ब्रैकेट के बारे में। हमने ब्रैकेट बनाया था जिसके अंदर हमने चीज़ें रखी थी, जितनी चीज़ें, एक तो आपका जैसे यहाँ पे कोबाल्ट था, कोबाल्ट तो आपका सेंट्रल एटम हो गया, इसको आपको काउंट नहीं करना। बाकी जितनी भी चीज़ें लगी होंगी वो सब आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा किसके बराबर होता है आपका 2 डिग्री वैलेंसी। याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 डिग्री वैलेंसी हमेशा ही बराबर रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट की चीज़ें थी जो हमने पहला वाला डायग्राम देखा था, ये रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता कि कहीं भी अगर आप NH3 लगा देते हो, वो एक प्रॉपर ज्योमेट्री में अरेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर उसको अरेंज करा हुआ है। तो ये ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टॉपिक है, उसके अंदर हमें पूरी की पूरी इन शेप्स वगैरह के बारे में ही अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है, इस अरेंजमेंट का नाम ऑक्टाहेड्रल होता है। और 3Cl- को मैंने अलग से रखा हुआ है। ये ब्रैकेट किसको सिग्निफाई कर रहा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये वाला ब्रैकेट सिग्निफाई कर रहा है। ये तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बना लिया जिसका नाम था ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो आपके 2 तरीके के डायग्राम बन सकते हैं, पहला है टेट्राहेड्रल
एंड सेकेंड वन इज स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पर याद रखना, जो ये शेप, जो ये अरेंजमेंट होने के बाद शेप्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अभी देखो, मान लो अगर तुम्हारा ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर चीज़ें लगी होंगी उसको बोलते हैं हम काउंटर आयन। काउंटर आयन किस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना इस पर चार्ज होगा उसी का अपोजिट चार्ज हमारे पूरे के पूरे ब्रैकेट पे लगा होगा। अगली चीज़ यहाँ पर 2 डिग्री वैलेंसी कितनी है, तो डैट इज़ ऑब्वियसली 6, क्योंकि आप देख सकते हो 5 NH3 और एक Cl है। कोबाल्ट तो आपका सेंट्रल एटम हो गया, तो ये आपका काउंटर आयन हो गया। याद रखना आपको कि यहाँ पर आपका जो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 2 चीज़ें आएंगी, लीगेंड आ सकते हैं या तो आपका सेंट्रल मेटल एटम आ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है, जैसे कि PdCl2 से आपने जब NH3 की रिएक्शन कराई, AgNO3 एक्सेस में ले लिया जितना आप लेना चाहते हो, आपको यहाँ पे AgCl कितना मिला, 2। सेकंड केस में आपको AgCl कितना मिला, 2। थर्ड केस में आपको कितना मिला, 1। फोर्थ केस में आपको एक तरीके से देख लेते हैं 0 मिला, ऐसा मान के चलते हैं। देखो सबके आगे उनका नंबर लिखा हुआ है, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो मैंने आपको बताया था AgCl उतने ही बन सकते हैं जितने Cl ब्रैकेट के बाहर हों, और ब्रैकेट के बाहर जो वो होते हैं दे आर आयनाइजेबल, वो आयन के फॉर्म में रहते हैं एंड वो प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका AgCl कितना बना था, आप देख सकते हो क्लियरली, आपका 2 AgCl बना है फर्स्ट वाले केस में। अगर 2 AgCl बना है तो ये पूरा का पूरा Cl कहाँ पर होगा, आपका ब्रैकेट के बाहर होगा। तो आपका ये सारा का सारा NH3 कहाँ होगा, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है वो आपकी 2 डिग्री वैलेंसी होती है, और जितने आपके Cl माइनस निकले होंगे, जैसे यहाँ पे 2 निकले थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। सेकेंड केस में अगर आप देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन है NiCl2.6H2O प्लस AgNO3। इस केस के अंदर आप देखोगे तो जितने Cl बन रहे हैं वो कहाँ होंगे, ब्रैकेट के बाहर होंगे। मैंने आपको वही बताया भी था एल्फ्रेड वर्नर वाली थ्योरी में। तो यहाँ पर आपके कितने Cl बन रहे हैं, 2 AgCl बन रहे हैं, तो ये Cl कहाँ होंगे, ब्रैकेट के बाहर। और जितनी Cl ब्रैकेट के बाहर होते हैं वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो कितने Cl थे, 2, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 2। अगली चीज़, अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो बाकी H2 कहाँ होगा, ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट के अंदर H2 जाते ही उसकी 2 डिग्री वैलेंसी कितनी हो गई, 6, क्योंकि टोटल कितनी चीज़ आ गई, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया आपका, 6 हो गया। अगली बात, PtCl4.2HCl की रिएक्शन जब मैंने AgNO3 से कराई तो मुझे 0 मोल्स AgCl मिले। 0 का मतलब सारे के सारे Cl ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर होते तभी तो AgNO3 से रिएक्शन करते। मतलब ये वाला Cl 4 और ये वाले 2 HCl, ये भी कहाँ है, आपके ब्रैकेट के अंदर ही हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर PtCl2.2HCl की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 0, क्योंकि आपका एक भी AgCl नहीं बन रहा। मतलब सारी चीज़ें 4 और 2 6 चीज़ें कहाँ पर होंगी, आपकी ब्रैकेट के अंदर ही होंगी। तो कोऑर्डिनेशन का नंबर भी आपका कितना हो गया, 6 ही आ गया। उसके बाद अगर देखोगे आप तो COCl3.4NH3 की आपकी रिएक्शन हुई AgNO3 के साथ, आपको कितना AgCl मिला, सिर्फ एक मिलने का ये मतलब है कि आपका एक Cl बाहर होगा ब्रैकेट के, क्योंकि जितने Cl बाहर होते हैं वही तो Ag से रिएक्शन कर पाएंगे, क्योंकि अंदर वाली चीज़ें तो एंटिटी लूज ही नहीं करती हैं, जैसे रहती हैं वैसी ही रहती हैं। अगर एक Cl बाहर है तो 2 Cl अंदर होंगे, और ये 4 NH3 भी अंदर होंगे। एक Cl बाहर है तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, और बाकी सब कुछ अंदर है, तो टोटल कितना अंदर रह गया आपका, 4 तो आपका NH3 और 2 Cl, तो आपका 2 डिग्री वैलेंसी हो गई 6। और जितनी 2 डिग्री वैलेंसी होती है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। फाइनली अगर आप देखोगे लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो है PtCl2.2NH3। यहाँ पर भी आपका AgCl कितना बना, 0। अगर 0 बना मतलब कोई भी Cl बाहर नहीं है, कोई भी Cl बाहर नहीं होगा, तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। अगली बात, टोटल चीज़ें ब्रैकेट में कितने हो गई, 2 Cl 2 NH3, तो टोटल कितने हो गई, 4। 4 का मतलब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ जाएगा, 4, और 2 डिग्री वैलेंसी भी कितनी आ जाएगी, आपकी 4। यहाँ पर फिर से मैंने बता रखा है COCl3.4NH3 का कलर ग्रीन था, अगर आप पीछे वाले पेज में देखोगे, और COCl3.4NH3 का कलर वॉलेट भी है। दोनों का फॉर्मूला सेम, बट कलर अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के एक्चुअल में आइसोमर्स होते हैं।
इनका फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा।